Good morning friends, welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology chapter number 23 respiratory system of human, lecture number 1. In this chapter, first of all we discuss about types of respiration. First external respiration and second internal or cellular respiration. External respiration. Absorption of oxygen by the cell of animal from the environment and process of releasing out carbon dioxide is called external respiration. In it, exchange of oxygen and carbon dioxide takes place between environment and the cell. It's also called breathing. कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में हम इतनी सी चीज़ बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी में लेते हैं और हमारी बॉडी में से कुछ केमिकल रिएक्शन होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसको हम वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं और इसी का एक सेकंड नेम जो है वह ब्रीथिंग भी है। याद रखना कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इसका मतलब होता है ऑक्सीजन को बॉडी में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। ये प्रोसेस कहलाती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय लिविंग बीइंग एंड द प्रोसेस एसोसिएटेड विथ production of carbon dioxide and ATP is called internal respiration. It is of two types, aerobic and anaerobic. इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें क्या आता है कि हमने जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ली तो वह बॉडी के अंदर आने के बाद बॉडी में वो क्या रिएक्शन करती है। बॉडी में आने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड को तो बनाती है जिसको हम वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, लेकिन साथ में वह एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को भी बनाती है जिसको हम अपने नॉर्मल डेली यूजेस में काम में लेते हैं। तो ये चीज़ हमारी सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं इंटरनल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एरोबिक एंड सेकंड होता है एनएरोबिक। एरोबिक क्या, जब रेस्पिरेशन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो वह कहलाती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखना कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन होता है। कब? हमारी मसल्स के अंदर जब हम कोई एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमारी बॉडी में एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप के सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपको मिलते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर और इंटरनल सेल के अंदर क्या चीज़ थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। Human lungs are the main respiratory organ and rest of the structure make respiratory passes। कि हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े जो होते हैं, वे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसमें रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है सेल्स और एनवायरनमेंट के बीच में। और दूसरी जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वे केवल एक रास्ता बनाने का काम करता है, एक पाथ बनाने का काम करता है कि जिस तरीके से वह जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट से लंग्स के कांटेक्ट में आए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है नोज। क्या है नोज के बारे में क्या देखते हैं हम? दिस इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच स्टार्ट विथ ए पेयर ऑफ एक्सटर्नली विजिबल नोस्ट्रिल एंड नेसल कैविटी फाउंड इन इट। कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है वह नोज कहलाता है और नोज के अंदर नेसल कैविटी हमको मिलती है। और नोज के अंदर जो नेसल कैविटी हमको मिलती है उस नेसल कैविटी में छोटे छोटे फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि जब हम
हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो लेने के बाद उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल या कोई दूसरे पार्टिकल्स हो तो वह बाल उनको वहीं पे रोक देते हैं और हमारे लंग्स तक पहुंच के उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सेकंड आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में हम बात करें तो हम ये चीज़ बता सकते हैं कि हमारा जो नेसल कैविटी है और माउथ कैविटी है, जहाँ पे ये दोनों आके कंबाइन हो जाती है, मतलब नाक वाला रास्ता और माउथ वाला रास्ता जहाँ पे आके मिल जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स का स्टार्टिंग जहाँ पे नोज़ के अंदर होता है वह कहलाती है नेसोफेरिंग्स, और माउथ के अंदर फेरिंग्स की जहाँ से स्टार्टिंग होती है वह कहलाती है ओरोफेरिंग्स। और ये दोनों कंबाइन होकर कंप्लीट फेरिंग्स को बनाती है। तो फेरिंग्स के बारे में हम एक चीज़ बात कर सकते हैं कि नेसल कैविटी एंड माउथ कैविटी आर कॉमन, जहाँ पे वे कॉमन हो जाती है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। आफ्टर दैट विथ द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस इट्स एंटर इनटू लैरिंग्स। के बाद में फेरिंग्स के बाद में एक ऑर्गन पाया जाता है लैरिंग्स, वहाँ पे वह एपिग्लोटिस के ज़रिए जाती है। लेकिन एपिग्लोटिस से रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एपिग्लोटिस है क्या। तो एपिग्लोटिस इज़ ए फ्लैप लाइक इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर। वापस एक मिनट, एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर विच एक्ट एज ए स्विच बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि एपिग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेज का बना ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे खाने के पाइप यानी कि इसोफेगस और सांस लेने के पाइप यानी कि ट्रैकिया के बीच में स्विच का काम करता है, जिसके कारण क्या है कि कभी भी जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वे कभी हमारे लंग्स में नहीं पहुंचते और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह हमारे इसोफेगस में नहीं पहुंचती। अगर वो ऑक्सीजन इसोफेगस में पहुंच भी जाए या हमारे स्टोमच में पहुंच भी जाए तो भी हमको नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हमारे खाने के पार्टिकल्स, हम जो खाना खाते हैं वह खाने के पार्टिकल्स अगर हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक करने के कारण हम रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाएंगे, जिससे इंसान की डेथ तक हो सकती है। तो उसके बीच में स्विच करने का काम एपिग्लोटिस करता है, जो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर जो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। फेरिंग्स आगे जाके खुलता है लैरिंग्स में, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी में आवाज़ उत्पन्न होती है। बात करते हैं लैरिंग्स की। ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड वोकल कॉर्ड या वोकल फोल्ड आर फाउंड इन द लैरिंग्स। कि लैरिंग्स के बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर वोकल कॉर्ड पाया जाता है, जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो क्या है कि जब हवा उसके अंदर से पास होती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने के कारण हमको वेरियस टाइप के साउंड वहाँ से मिलते हैं, जिससे हमारी आवाज़ बनती है। नेक्स्ट आता है ट्रेकिया। ये रहा लैरिंग्स, और लैरिंग्स के नीचे का जो पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको विंड पाइप कहते हैं, उसका नाम है ट्रेकिया। बात करते हैं ट्रेकिया की। तो ट्रेकिया इज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ शी शेप्ड रिंग कॉल्ड हाइलिन कार्टिलेज। कि ट्रेकिया जो है 5 इंच का लंबाई का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेज की, हाइलिन कार्टिलेज के बने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज के जो स्ट्रक्चर हैं, ये क्या करते हैं, हमको पता है कि जब किसी के अंदर से हवा पास होती है तो वह चिपकने की आपस में कोशिश करता है। तो ये हाइलिन के बने कार्टिलेज रिंग इस ट्रेकिया को आपस में स्टिक होने से
चिपकने से रोकते हैं। अगर ये आपस में चिपक गए तो चिपकने के कारण हम आगे सांस नहीं ले पाएंगे, तो उनको चिपकने से रोकने का काम ये कार्टिलेज के रिंग्स करते हैं। याद रखना, ट्रेकिया के ऊपर इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स पाए जाते हैं जो उसको आपस में चिपकने से रोकते हैं और जिससे हमारा रेस्पिरेशन जो है कंटिन्यू चलता रहता है। अगर ये नहीं होते तो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वह ब्लॉक हो जाता। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज रेस्पिरेटरी पाथ इज ब्रोंचाई। आफ्टर रीचिंग द चेस्ट कैविटी, the trachea divide into two branches, the left and right bronchi, which then enter into lungs of the respective sides। कि जैसे ही ट्रेकिया हमारे चेस्ट कैविटी में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद अपनी तरफ के लंग्स की तरफ वह दो ब्रांचों में बट जाता है, लेफ्ट एंड राइट। ये बटी हुई ब्रांचेस को ही ब्रोंकस या ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। याद रखना कि ट्रेकिया एक सिंगल पाइप था, लेकिन जब वह चेस्ट में पहुंचता है, चेस्ट कैविटी में पहुंचता है, तो अपनी तरफ के फेफड़ों में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इस डिवाइड हुए स्ट्रक्चर को ब्रोंकस कहते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पाथ इज ब्रोंकियोल। After reaching inside the lungs, the primary bronchi divided into secondary and tertiary bronchi, and each tertiary branch is divided into small pipe-like structure which is called bronchioles। याद रखना कि bronchiole क्या होते हैं, कि ये तो हमारा ट्रेकिया था और ट्रेकिया जब टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो उसको हमने ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहा, और ब्रोंकस जो था आगे जब लंग्स के अंदर गया तो और छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड होना शुरू किया उसने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और बाद में और जो छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड होता है वह कहलाए ब्रोंकियोल। याद रखना कि फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जब ब्रोंकाई एंटर होता है तो एंटर होने के बाद और छोटी छोटी ब्रांचेस में बंट जाता है, जिसको आगे ब्रोंकियोल्स कहा गया। और ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल एंड पे, लास्ट वाले हिस्से पे आपको गुब्बारे के जैसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर हमको मिलता है जो कहलाता है एल्वियोली। और याद रखना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि एल्वियोली के अंदर ही ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे गैसों का एक्सचेंज होता है। याद रखना गैसों का एक्सचेंज हमारे लंग्स में कहाँ होता है, एल्वियोली के अंदर। और एल्वियोली कहाँ होते हैं कि ब्रोंकियोल के टर्मिनल एंड पे एल्वियोली पाए जाते हैं। Alveoli are found at the terminal end of bronchiole and gases exchange occur through this alveoli। लेकिन एल्वियोली में ऐसा क्या होता है जिससे गैसों का एक्सचेंज होता है? अगर हम किसी एक एल्वियोली को कट करके देखें तो उसके अंदर आपको बहुत सारी पतले पतले ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क मिलेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो हो रहा है। और जैसे ही हम रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाहर निकल आती है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से, इसी रेस्पिरेटरी पाथ से हमारी बॉडी के बाहर छोड़ दी जाती है। याद रखना कि एल्वियोली के अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बिखरा हुआ होता है जिसमें CO2 वाला ब्लड बहता है, और जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन एल्वियोली में पहुंचती है तो वह ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड में से CO2 बाहर निकल जाती है, जिसको हम इसी रास्ते से वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। याद रखना ईच एल्वियोली हैव ए डायामीटर अबाउट 0.2 मिलीमीटर इन इट्स वेरी थिन वॉल्ड and there is a network of blood capillaries। कि इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बिछा हुआ होता है। ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं लंग्स की, जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स
हमारी बॉडी में पिंक कलर के होते हैं और उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्ल्यूरा के नाम से जानते हैं। है क्या, ज़रा देखें इसको। लंग्स आर फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड लाइट पिंक इन कलर। The right lungs is slightly smaller than left lungs and right lungs is divided into 3 lobes while left one is divided into 2 lobes। याद रखना ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि लेफ्ट लंग जो है उसमें केवल आपको 2 lobes ही मिलेंगे, जबकि राइट वाला जो लंग्स है उसके अंदर आपको 3 lobe का स्ट्रक्चर मिलेगा। Each lung is made up of spongy tissue in which about 30 million alveoli found. Lungs are covered with pleural layer and a liquid pleural liquid filled in it। याद रखना वर्ड आता है प्ल्यूरा। प्ल्यूरा क्या है, प्ल्यूरल लेयर क्या है कि लंग्स के ऊपर पाई जाने वाली लेयर को प्ल्यूरल लेयर कहते हैं। और अगर लंग्स को हम कट करके देखते हैं तो उसके अंदर से हमको लिक्विड निकलता है एक, वह लिक्विड कहलाता है प्ल्यूरल लिक्विड। द डायफ्राम इज ए थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ थोरेसिक। कि लंग्स के नीचे थोरेसिक कैविटी जो होती है वहाँ पे हमको एक स्केलेटल मसल्स का एक शीट के जैसा स्ट्रक्चर मिलता है जो कहलाता है डायफ्राम। और वह डायफ्राम क्या करता है, हमारे लंग्स को थोरेसिक कैविटी में ही बनाए रखता है, मतलब लंग्स को अपनी जगह पे फिक्स रखने का काम करता है डायफ्राम। और साथ में हमारी ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है कि ब्रीथिंग के दौरान इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होता है कि इनहेल एंड एक्सहेल 2 प्रोसेस जो होती है उसमें भी डायफ्राम का एक मेजर रोल प्ले है। याद रखना डायफ्राम एक स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है।